खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बासुदा के पठारी लाल में कल रात पेश आए दर्दनाक हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एसडीआरएफ और मकामी इंतजामिया के साथ जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भोपाल मंत्रालय में काबीनी वजीरों और आला हुकाम के साथ अहम मीटिंग की और वर्चुअल तरीके से ड्रोन के जरिए की जा रही निगरानी का बराह रास्त मुशाहिदा किया। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी ताकि कुएं के मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा सके। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गंज बासुदा हादसे में 4 लोगों की मौत और 8 लोगों के लापता होने की बात कही है। पीड़ादायी प्रसंग है। बच्चा खेलते हुए कुएं में गिर गया। दूसरे बच्चे ने जब लोगों को सूचना दी और वो दौड़े आए, उसके बाद यह घटना घटी। कुएं का धसकना 1-2 बार उससे अभी 3 बॉडियां बरामद हुई, चौथी भी निकलने को है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। पूरी रात रेस्क्यू चला है। प्रशासन के अधिकारी पूरी रात वहीं रहे हैं। हृदय विदारक घटना है। मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश संजीत खारी को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से असलहा और बाइक जब्त की गई। संजीत के खिलाफ अलग अलग मामलों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। रात में बंथला के जंगलों के करीब पुलिस चेकिंग जारी थी, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते संजीत के पैर में गोली लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी जरूर फरार हो गया। एक संजीत खारी नामक बदमाश है जो कि 25,000 का इनामी भी है और ये क्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। खानपुर जप्ती गांव है इसका। ये यहाँ पर बंथला निठौरा के जंगलों के पास रोड पर, मेन रोड पर चेकिंग जब चल रही थी, तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान इसने जब इसके पास से तमंचा मिला चेकिंग के दौरान, तो एकदम से तेज़ी से ये भागा और अपनी बाइक से। तो पुलिस जब इसके पीछे लगी तो इसने फायर किया पुलिस के ऊपर और जवाबी फायर में इसके पैर पे गोली लगी है और काफ़ी शातिर क्रिमिनल है। इस पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से कि अभी 4-5 मुकदमों में जो लूट के थे, अब बाकी हम और भी दिखवा रहे हैं। लूट के मुकदमों में ये वांछित था। इसके साथ एक अन्य बदमाश था जो कि अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, कॉम्बिंग यहाँ पर की जा रही है। ईद उल अजहा में खुसूसन बड़े जानवरों की कुर्बानी के ताल्लुक से इजाजत न देने और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह न करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मुफादनामा की अर्ज़दाश्त दाखिल की गई है। अर्ज़दाश्त में कुर्बानी की इजाजत और इस ताल्लुक से दीगर सहूलियात का मुतालबा किया गया है। अर्ज़दाश्त बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने दाखिल की गई है। अर्ज़दाश्त में मोअज़्ज़िज़ जजों से फरीज़े कुर्बानी की अदायगी और 3 रोज़ कुर्बानी के लिए देवनार मिसबा में हिफाजती बंदोबस्त और दीगर इंतजामात किए जाने का मुतालबा किया गया ताकि कुर्बानी का गोश्त लाने और ले जाने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही कुर्बानी करने और 2 अफराद को मिसबा खाने में जाने की इजाजत का मुतालबा किया गया। कानपुर में ईद उल ज़ुहा की नमाज ईदगाह में नहीं अदा की जाएगी। शहर काजी और ईदगाह इंतजामिया की मीटिंग के बाद यह अहम फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले इंतजामिया और शहर काजी के दरमियान हुई मीटिंग में इस मामले पर गौर खौस किया गया था कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। अब ईदगाह इंतजामिया ने फैसला लिया कि लाखों की तादाद की भीड़ को काबू में करना मुश्किल होगा। कोरोना के चलते ये अहम फैसला लिया गया। बकरीद की नमाज को लेकर इंतजामिया से एक बैठक हुई
और उसमें तय हुआ था कि शायद इस बार ईदगाह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज होगी, लेकिन ईदगाह कमेटी और शहर काजी साहब ने मीटिंग की, उसके बाद कुछ बातचीत हुई, कुछ फैसले हुए। आइए जानते हैं कि क्या बातचीत हुई और नमाज होगी या नहीं होगी बकरीद की ईदगाह में। काजी साहब, क्या मीटिंग में तय हुआ? देखिए, ऐसा है कि अभी 4-5 दिन पहले हमारी बैठक हुई थी आला अधिकारियों से, तो उस बैठक में फिर इस नतीजे में पहुँचे थे कि नमाज ईद उल अज़हा ईदगाह के अंदर होगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यानी अगर जो है उसमें कुछ 100 आदमी की सब अगर बनती है तो 50 हो जाए, 50 की है तो 25 हो जाए, इस तरीके से। तो मैंने उस पर ऐलान भी कर दिया था। लेकिन मैंने खुद संजीदगी से बैठ के गौर किया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी हम शायद ईदगाह में ना करा पाएँ। तो उसमें फिर लाखों का मजमा दिख रहा है, लोग उत्साही कैफियत के साथ बैठे हुए शहर में बेचैन हैं। इधर 3-4 नमाज़ें ईद और बकरीद की नहीं पढ़ पाए लोग, जो नहीं भी जाते तो वो भी तैयार बैठे। इससे लगा कि कई लाख का मजमा हो सकता है, हम काबू नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो जिम्मेदारी ओढ़ी है, जो वादा किया है, उसको निभाते हुए अपने आप को पा नहीं रहे हैं, कासिर पा रहे हैं, मजबूर पा रहे हैं। फिर हमने ईदगाह कमेटी से बैठक की, मशवरा किया, उनके जिम्मेदारों से बैठक की, ईदगाह के इमाम से बैठक की, मैंने मशवरा किया। तो हम लोग आपस में अब यही सहमति हुई है कि भाई देखिए, ऐसा है कि जो वादा किया है हम लोग उसको शायद पूरा न कर पाएँ और इसमें हम नाकाम अपने आप को पा रहे हैं। आफियत बेहतरी इसी में है कि कोरोना की तीसरी लहर भी सर पर मुसल्लत है, महामारी जो आने के खतरात नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोग इस नतीजे पहुँचे कि इसको फौरी तौर पर मुलतवी कर दिए जाए। इस साल भी ईद उल अज़हा की नमाज ये जो है वो ईदगाह में ना पढ़ी जाए, बल्कि मसाजिद में जैसे हम पढ़ते थे आमतौर से पढ़ते चले आ रहे हैं, वैसे ही पढ़ कर के अपनी ज़रूरत को हम पूरा कर लें। आइंदा अल्लाह करे ये महामारी ख़त्म हो जाए और हमें ईद उल फितर और बकरीद सारी नमाज़ें पढ़ने के अल्लाह हमें तौफीक दे। मैं अपनी आवाम से और ख़वास से, छोटों से, बड़ों से माज़रत के साथ ये अपील करता हूँ कि मैं अपने आप को कासिर और मजबूर पा रहा हूँ। इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि हम जो है आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के साथ शायद हम ना पढ़वा पाएँ और उस पर हुकूमत को या अधिकारियों को एतराज़ात हों। इससे पहले कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए। समझदारी अक़लमंदी का तरीक़ा यही है। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि ईद उल अज़हा की नमाज़ अपनी अपनी मसाजिद में पढ़ें। तो जिस तरह से आपने देखा कि काजी साहब का साफ तौर से कहना है कि क्योंकि वहाँ लाखों के तादाद में लोग पहुंचेंगे, उनको काबू कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए इस बार भी ईदगाह में नमाज नहीं होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक में दिन के औकात में नाफिज लॉकडाउन खत्म किया जा चुका है, लेकिन ज्यादातर आवाम के लिए रोजी रोटी का मसला अभी भी बरकरार ही है। इसी सूरत हाल को देखते हुए बेंगलुरु में अंजुमन अल अंसार और सदाए इत्तेहाद तंजीम के तहत 1000 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। शहर के मिनगमन पालिया इलाके में मस्जिद बिलाल के आसपास रहने वाले हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के मुतासरा खानदानों में इस इमदाद की तकसीम की गई। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन और साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा अंजुमन अल अंसार के सदर सैयद सरदार की समाजी खिदमत की भी सताइश की। सदाए इत्तेहाद और अंजुमन अंसार की तरफ से हमें ये हर इंसान को ये किट देने का मुहिम शुरुआत करके है। सब लोगों को, हिंदू मुसलमानों को भेदभाव नहीं से हर इंसान को हमें ये किट देने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह और आगे बढ़ के काम करेंगे। सदाए इत्तेहाद से और अंजुमन अल अंसार से काम करते रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप तमाम लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो डेली वेजर्स थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, गरीब लोगों को बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको दिहाड़ी उनकी मिलती नहीं थी। सुबह में जाके शाम में काम करके आने वाले लोग थे। काम नहीं रहने की वजह से पैसा नहीं रहने की वजह से कुछ खरीदारी भी नहीं हो रही थी, मार्केट भी बंद थे। इन्होंने अपने पे लेके लोगों के घर घर खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, तरकारी पहुंचाने का काम किए हैं। लॉकडाउन आज खत्म होने के बावजूद भी, क्योंकि अभी भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, इन्होंने अपनी तरफ से कई हजारों लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके और राशन और तरकारी बांटने का इन्होंने काम किया है। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कई रियासतों में कोरोना की अब मुख्तलिफ शक्लें भी देखने में आ रही हैं। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी के मद्देनजर मणिपुर हुकूमत ने 10 दिनों के लिए लॉकडाउन के निफाज का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई से मणिपुर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। गैर जरूरी चीजों की पाबंदी रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी और लाजिम अशिया की फराहमी के लिए ही आमदरफ्त की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाजारों में लोगों की
तादाद है कि बढ़ती नजर आ रही है। दुकानदार और खरीदार दोनों ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि बारहा डॉक्टर्स ने तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर कर दिया है। तीसरी लहर के खतरे से बार बार बताया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना यही है कि अवाम की ये लापरवाही बड़े खतरे में तब्दील हो सकती है। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम वायरस से जीत चुके हैं। लोग कैसे भूल गए कि सेकेंड वेव में अननोन लोगों को अप्रोच कर रहे थे, बेड्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी। कितने लोग बाहर अपने दम तोड़ दिए, हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग रास्ते में दम तोड़ दिए। वो फिगर्स भी हमारे पास आंकड़े नहीं है जो डेथ टॉल में ऐड हुए हों। प्लीज मैं आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट करूंगी, हर एक से हमारी जो जिम्मेवारी है वो है मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग जितना हो सके। जब फिजिकल डिस्टेंसिंग ना हो पाए तो डबल मास्क पहनिए और टीका लगवाइए, जौन सा भी टीका आपको मिल रहा है। बहुत लोग जिन्हें कोविड भी नहीं है उनमें भी हेयर फॉल देखी जा रही है। हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ट्रिप्टोफैन की मैल एब्जॉर्प्शन जो कोविड में देखी जाती है। तो अपनी डाइट को हेल्दी करिए, गर्मियों में पानी ज्यादा पिए। अगर आप चाय या कॉफी पीते हो तो पानी और ज्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहें। देश भर में तेजी से कोरोना के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन बाजारों में, पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के सदर बाजार में खड़ी हुई हूँ, जहां पर लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी कोरोना की वेव आने की संभावना है, लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। लेकिन यहाँ अगर आप नजारा देखेंगे तो लोग बेपरवाह होकर शॉपिंग करने के लिए पहुंचे हैं और किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल भी यहाँ पर करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन जो लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे सामाजिक दूरी ना के बराबर है। लोगों को लग रहा है कि कोरोना शायद चला गया है, या लोग ये सोचने लगे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद अब उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। और इसी तरीके की जो बेपरवाह तस्वीरें आपके सामने हैं, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है कि जो पर्यटक स्थलों पर लोग जा रहे हैं वो वहां पर भीड़ जमा कर रहे हैं, बाजारों में लोग शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं, वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी यही कहना है कि तीसरी कोरोना की वेव आने की संभावना है। ऐसे में ये लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है और ये हमारे लिए बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने एसओपीज का पालन करना बंद कर दिया है और बेपरवाह से वो इतने इकट्ठा होकर भीड़ जमा कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति थोड़ी सी काबू में आई है, कम हुई है, वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है। लेकिन लोगों को ये छोटी सी चीज शायद समझ में नहीं आ रही और ये तस्वीरें साफ बोल रही है कि लोग किस तरीके से बेपरवाह होकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद खबर मध्य प्रदेश से। खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमसान जारी है। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खानदानी मनसूबाबंदी को मजहबी रंग देते हुए जहां इसके कानून बनाने की वकालत कर डाली है, वहीं उन्होंने बंगाल में सियासी मुफाद के लिए घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाकर वोट हासिल करने की भी बात कही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने तंज करते हुए कहा कि जिनके बच्चे होते हैं उन्हें ही बच्चों के सुख का भी पता होता है। आरिफ मसूद का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने खानदानी मनसूबाबंदी और सरकारी मुराद हासिल करने पर कानून 2001 में बनाया था। उस वक्त इसी बीजेपी के लोगों ने न सिर्फ इस कानून की मुखालिफत की थी, बल्कि 2005 में शिवराज सिंह हुकूमत ने इस कानून को मनसूख भी कर दिया था।
इतनी भी सुविधाएं दो, लेकिन इनके पास बाद में पहुंचती लोग राजनीति कर करके उनको पाल रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जो जहाँ की हैं ही नहीं। उनके राशन कार्ड बंगाल में देखिए, है ना, वहाँ राशन कार्ड बनवा दिए, उनके दम पे आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश की ही जनता होगी तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। ये तमाम प्रकार के लोग जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये यहाँ पल रहे पुस रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग, और उनको यहाँ राशन कार्ड बनवा दिया, इनको यहाँ फैला दिया। भोपाल में मैंने जानकारी हुई मुझे कि भोपाल में भी रोहिंग्या आ चुके हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, ये समझ में नहीं आया, लेकिन जिसके बच्चे होते हैं वही जानते हैं, बच्चों का सुख उनको पता है। लेकिन साथ नहीं है, जाहिर इसीलिए तो फिर उमा भारती जी उनसे बड़ी साध्वी है, उन्होंने पहले ही इस चीज का विरोध करा और इसके विरोध करने के बाद ये कानून वापस भी हुआ 2005 में। तो अब हम इनको माने उनको माने, इस पर तो ये भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की सियासत एक बार फिर उरूज पर है। नाम बदलने की सियासत भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने रेलवे की सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा में ये मामला उठाने की बात कही। वाज़ेह है कि भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात कही है। 6 माह पहले भी बीजेपी लीडर प्रभात झा ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की पैरवी कर डाली थी। वाज़ेह रहे कि स्टेशन की तामीर 1905 में की गई थी। इब्तिदा में इसका नाम शाहपुर था। 1979 में जब रेलवे ने हबीबगंज स्टेशन की तौसीह की और रेलवे को जमीन कम पड़ी तो भोपाल के हबीब मियां ने रेलवे को मतलूबा जमीन मुफ्त में फराहम करवाई थी और रेलवे ने हबीब मियां के ताउन पर इस स्टेशन का नाम हबीबगंज रख दिया था। ये दिल्ली के हेड ऑफिस से इसका निर्णय होता है, इसलिए यहाँ से मैं आज जानकारी लेकर के जा रही हूँ और दिल्ली जा कर के बड़े अधिकारियों के साथ दिल्ली में हेड ऑफिस में मैं चर्चा करूँगी और जो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसकी मीटिंग में भी ये विषय रखूँ। और चलिए नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम भोपाल से। मेहताब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर जिस तरह से बयान और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, अभी वहां पर क्या कुछ सियासत है ना, इस बात को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर सियासत तो तेज चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने साफ कह दिया है कि हुकूमत के पास इस पर अभी तक कोई भी मामला नहीं है। यकीनी तौर पर अगर हुकूमत की सतह पर अगर कोई मामला नहीं है, पार्लियामेंट में या असेंबली में कोई बिल नहीं आ रहा है, तो सियासत दूसरी महलों पर हो रही है। साध्वी प्रज्ञा ने इस मामले को रोहिंग्या ने मुसलमानों और जो है बांग्लादेशी मुसलमानों से जोड़ते हुए इसको मजहबी रुख देने की जहाँ पे कोशिश की, वहीं पर जो है भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने इस पर यह तंज किया कि जिनके बच्चे ही नहीं उन्हें बच्चों का सुख नहीं मालूम है। मध्य प्रदेश में साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने 2001 में इस मामले को लेकर कानून बनाया था और यह तय किया गया था कि सरकारी मुलाजमत में जो लोग जाएंगे उनको 2 बच्चे को मामला है और इसके साथ साथ अगर इलेक्शन भी लड़ते हैं तो उन पर भी 2 बच्चों की ही बात की गई थी। और कांग्रेस ने कई लोगों के इलेक्शन को जो है मनसूख भी किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो खासतौर से उमा भारती की बात करें या शिवराज सिंह की बात की, उन्होंने मुखालफत की थी और 2005 में इस कानून को जो है मनसूख किया गया था। तो वही बात है कि कांग्रेस बार बार ये कह रही कि जो लोग इस वक्त जो है खानदानी मनसूबाबंदी की बात कर रहे हैं, अगर 20 साल पहले उन लोगों ने इस पर अमल किया होता तो आज हिंदुस्तान की आबादी में इतना जी। तो बहरहाल इस पर तो सियासत जारी रहेगी। एक और चीज जो देखने में आ रही है, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की सियासत भी देखी जा रही है। हाँ, यकीनी तौर पर जो है भोपाल के जो है हबीबगंज स्टेशन जो है पुराना स्टेशन है, इसको लेकर जो है पिछले 6 महीनों से कई बार जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बयान सामने आ गए और जिस तरह से आज रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी ने साध्वी प्रज्ञा ने इस मामले को उठाया और ये कहा कि इस मामले को सेंट्रल रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा में ले जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की तजवीज की जा रही है। और साध्वी ने पहली बार, इससे पहले भी भोपाल के हबीब जो है हलाल डैम की बात करें या जो है यहाँ पर ईदगाह हिल की बात करें या फिर जो है लाल परेड ग्राउंड की बात करें या जो है लाल घाटी की बात करें, उनके नाम को बदलने की बात कर चुकी है। इस पर हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, इस मामले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो मुल्क के बहुत बड़े आदमी, भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं
और मुल्क में तो जगह जगह उनके नाम से यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल ये सब कायम हैं, तो उनका नाम बहुत रोशन है और रोशन किया जाना चाहिए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहां तो मुसलमानों के नाम पर कोई चीज भी होती है बस उसको बदलने की साजिश की जाती है। हबीबगंज एक हबीब मियां के जरिए जमीन दी गई, वो बहुत छोटे आदमी, गरीब आदमी, उनका एक नाम से स्टेशन बना क्योंकि उनकी कुर्बानियां थी, अब उसको मिटाने की क्यों साजिश की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब हम बिल्कुल मानते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और हम उनका एहतराम करते हैं, और अब उनके नाम पर आप पूरा शहर बसा दीजिए, पूरे बड़े बड़े शहरों को बसाइए, बड़े बड़े काम कीजिए। एक हबीबगंज के पीछे क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े हैं भाई कि वो एक मुसलमान के नाम से एक है, बस यही फिरका परस्ती की बू इसमें नजर आती है। आज मुल्क के करोड़ों लोग, सेकुलर लोग और करोड़ों मुसलमान इस तरह के कामों से जी, तो बहरहाल नाम बदलने की सियासत पर अब क्या कुछ बयानबाजी सामने आती है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। मेहताब आलम, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान हैं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।